हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। कक्षा 11वीं का हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे कंप्लीट, जिसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे हम। तो रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, इसमें हमने कुछ वीडियो पहले बना चुके हैं। आज देखते हैं हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें देखेंगे। सबसे पहले विलयन की जो सांद्रता व्यक्त करने के लिए कुछ अनुप्रयोग किए गए हैं, है ना, मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उनको क्या करेंगे हम इसमें जो है सॉल्व करेंगे। तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट रखे गए हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि विलयन दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ठीक है, अब ये जो दो पदार्थ हैं और इनका जो ये समांगी मिश्रण है, इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, और ये सीमाएं क्या दर्शाती हैं? ये सीमाएं दर्शाती हैं आपकी कि किस प्रकार से जो आपका कॉन्सेप्ट होगा उस पदार्थ में कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित होनी चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि वो दो अवयव कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है विलेय, और दूसरा क्या होता है? विलायक। तो ये जो विलेय और विलायक हैं, विलेय और विलायक, हम क्या करते हैं? विलेय को विलायक में घोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें क्या बनाना है? हमें शक्कर का जो है घोल बनाना है। ठीक है, तो शक्कर का घोल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? विलेय लेंगे, मतलब शक्कर लेंगे, और साथ में जो है जल लेंगे। अब यहाँ पर शक्कर की मात्रा क्या कहलाएगी और जल की मात्रा क्या कहलाएगी? मतलब यहाँ पर ये जो दो अवयव दिख रहे हैं, शक्कर और जल, ये हमारे क्या हैं? इसमें विलेय क्या होगा और जल क्या होगा? तो निश्चित तौर पे जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वो वहाँ पर क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। और शक्कर यहाँ पर क्या हो जाएगी? विलेय हो जाएगी। जल में क्या करते हैं? हम शक्कर को घोलते हैं, मतलब विलायक में विलेय को घोलते हैं, तब जाके हमारा क्या बनता है? विलयन तैयार होता है। अब ये जो विलयन बन गया हमारा, ये दोनों अवयवों से मिलकर बना हुआ है। और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? बने हुए विलयन में विलेय और विलायकों की मात्रा के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? उसकी सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट हैं। उसमें सबसे पहला क्या है? शक्ति। तो शक्ति क्या होती है? स्ट्रेंथ। किसी भी पदार्थ की स्ट्रेंथ जो है, उसमें घुले हुए विलयन में 1 लीटर जो है पदार्थ में उपस्थित विलेय के ग्रामों की मात्रा होती है। मतलब विलयन में जो 1 लीटर में मात्रा क्या ले ली हमने? एक निश्चित मात्रा ले ली, 1 लीटर। और 1 लीटर का मतलब यहाँ पर क्या ध्यान देना है? DM³ ठीक है, डेसी मीटर क्यूब। तो इसमें घुली हुई मात्रा विलेय के ग्रामों की मात्रा होगी यहाँ पर। मतलब अगर हम शक्ति को दर्शाएं एक संबंध के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रामों में किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा, मतलब जिसको हम क्या कर रहे हैं? घोल रहे हैं, अपॉन विलयन का लीटर में आयतन। विलयन का लीटर में आयतन हो जाएगा। ठीक है, इसके सांद्रण की फिर इकाई क्या हो जाएगी? शक्ति की जो सांद्रण की इकाई होगी वो होगी ग्राम लीटर इनवर्स, या फिर ये भी कह सकते हो ग्राम डेसीमीटर क्यूब। ठीक, ग्रामों की मात्रा काय में? विलेय की मात्रा जो है ग्राम बिलियन में, तो बिलियन काय में है? लीटर में है। और 1 लीटर है, इसलिए जैसे ही ये यूनिट ऊपर जाएगी तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगी? -1 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई? इकाई। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम ले लें कि मान लो हम क्या कर रहे हैं? 5 ग्राम विलेय की मात्रा, 5 ग्राम विलेय की मात्रा, मान लो वो क्या है? शक्कर है, को हम क्या करें? 100 ml विलयन में घुला है। 100 ml विलयन, ध्यान रहे यहाँ 1 लीटर नहीं है, 100 ml है।
मतलब 1/10वां भाग है किसका, 1 लीटर का। ठीक है, 10 दाम 100, मतलब 100 करके कितने 10 बार जब होंगे तब जाके 1 लीटर होगा। तो शक्ति निकालें हम इसकी, तो शक्ति किस प्रकार से निकलेगी, शक्ति बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर ग्रामों में विलेय की मात्रा कितनी है 5 ग्राम सूत्र के आधार पर, तो हम यहाँ क्या रख देंगे 5 ग्राम बटे बिलियन का लीटर में आयतन कितना दिया हुआ है 100 ml। ठीक है, 100 ml। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, अब 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र हमारा काय में आता है, मतलब सूत्र जो आप यूनिट निकालोगे, इकाई जो लिखी हुई है वो लीटर में लिखी हुई है, तो लीटर में निकालने के लिए हम ये तो ज्यों का त्यों रखेंगे 5 ग्राम ही होगा, लेकिन 100 ml को हमें क्या करना पड़ेगा 100/1000 में कन्वर्ट करके लीटर में निकालना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है 1000 आपका कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1000 पंचे 5000 बटे में क्या आ जाएगा 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो बचेगा कितना 50 ग्राम लीटर इनवर्स। ठीक, ये निकल आएगा आपका आंसर, क्योंकि हमने अभी अभी एक यूनिट पढ़ी थी ग्राम लीटर इनवर्स, तो बस वही क्या हो गई यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगली बात क्या देखते हैं हम इसकी, प्रतिशतता। किसी भी विलयन की प्रतिशतता क्या होती है, तो किसी विलयन की प्रतिशतता दरअसल विलयन के निश्चित आयतन में विलेय की मात्रा अगर हमें पता है तो उसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में दर्शा सकते हैं। हमें क्या पता होना चाहिए, विलयन की निश्चित आयतन में विलेय की मात्रा, मतलब 1 लीटर अगर विलयन है तो हमें ये पता होना चाहिए कि विलेय की मात्रा कितनी है। अगर हमें वो पता है तो हम उसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में निकाल सकते हैं, और वही क्या कहलाती है, उसकी प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा, या फिर कहा जाए कि 3 प्रकार की बातें जो हैं यहाँ पर निकल के आती हैं। सबसे पहले कि आपको ये पता हो कि मान लो W जो है वो क्या है, पहले प्रतिशतता अपन काय में निकाल रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत में निकाल रहे हैं। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, प्रतिशतता तो है ही, तो द्रव्यमान प्रतिशत में निकालने के लिए W ये कह रहे हैं, मान लो कि W ग्राम विलयन में स्मॉल W कैपिटल W काय के लिए यूज़ किया गया है विलयन के लिए, और स्मॉल W काय के लिए किया गया है विलेय के लिए, में क्या है घुलनशील है। तब द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, इसको 2 प्रकार से भी बोलते हैं, या तो भार प्रतिशत कह दो, या फिर चाहो तो द्रव्यमान प्रतिशत भी कह सकते हो। ठीक है, तो भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। अब यहाँ पर ये संबंध कैसे बनेगा, एक तो विलेय का भार गुणित 100 हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा विलेय का भार किसके लिए, विलायक के लिए। मतलब जो आपका विलेय है और जो विलायक है दोनों मिलके कितना टोटल मान रखते हैं, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो ये क्या है आपका विलयन ही है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो कि विलयन का भार यहाँ पर। ठीक है, विलेय का भार गुणित 100 बटे विलयन का भार। अब यहाँ पर क्या करेंगे, विलेय का भार क्या दिया था, विलेय का जो भार था वो था स्मॉल W गुणित 100 हो जाएगा, और बटे में विलेय का भार कितना हो जाएगा कैपिटल W। ये बन गया आपका क्या सिद्धांत बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात और निकल के आती है कि मान लो द्विअंगी विलयन में 2 घटक A और B हैं, अगर घटक 2 हैं तब क्या होगा, A के लिए मतलब A का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा और B का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो A के द्रव्यमान के लिए जो प्रतिशत होगा, प्रतिशतता, वो किस प्रकार से निकालेंगे, WA × 100 अपॉन
WA प्लस WB। यहाँ पर सिंपल सी बात है, दो घटक हैं तो पहले हम A का निकाल रहे हैं, इसलिए ये WA हो गया, मल्टीप्लाई 100 हो गया, मतलब W यहाँ पर क्या है, बिलियन हो गया। और A और B टोटल मिलके क्या है, बिलियन है। A और B दो घटक हैं तो दो घटक ये हो गए A और B। तरह पर इसी प्रकार से अगर B का निकालना है तो जहाँ WA था वहाँ पर क्या कर दो, WB मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में क्या आ जाएगा, WA प्लस WB। क्योंकि यहाँ हम अपन किसका निकाल रहे हैं, B का निकाल रहे हैं, इसलिए WB आ जाएगा। A का निकाल रहे थे इसलिए WA आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है प्रतिशत। चलिए फिर अगर यही चीज़ जो है हम आयतन में निकालेंगे तो जहाँ पर आपका W हुआ करता था वहाँ पर बस क्या कर दो, V कर दो। W मतलब होता है वेट, वेट मतलब होता है भार, तो यहाँ पर अपन जो है द्रव्यमान प्रतिशत भार में निकाल रहे थे। जबकि अगर हम आयतन के निकालेंगे तो V मतलब होता है वॉल्यूम और वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। तो जहाँ जहाँ W था वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, आयतन भी हो जाएगा। और जहाँ जहाँ आपका होता था भार वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, आयतन। मतलब वो क्या हो जाएगा फिर, विलेय का आयतन बटे विलेय का बिलियन का आयतन। ठीक है, पूर्ण आयतन। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे आपके प्रतिशतता। फिर आ जाते हैं अपन मूलरता पर। मूलरता क्या होती है, अच्छा इसे मूलरता को जो है हम साथ में ग्राम मॉलिक्यूलरिटी भी बोलते हैं, अर्थात ग्राम अणुता भी बोला जाता है, लेकिन ये नॉर्मली मूलरता के नाम से ही आता है। तो मूलरता होती क्या है, किसी विलयन की मूलरता जो है पदार्थ के मोलों की कौन सी संख्या है जो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित होती है। अब ये भी कह सकते हो कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलयन की मोलर पदार्थों की मोलों की संख्या होती है। या मूलरता पदार्थ के मोलों की ऐसी संख्या होती है जो उसके विलयन के 1 लीटर जो है पदार्थ में उपस्थित हो। और इसे काय से दर्शाते हैं, कैपिटल M से दर्शाया जाता है। ठीक है, अर्थात इसका सूत्र क्या बन जाएगा, कैपिटल M बराबर, सूत्र इसकी परिभाषा में ही बोल दिया है इन्होंने कि विलेय के मूलों की संख्या किसके बराबर होगी, लीटर में विलयन के आयतन के बराबर। लीटर में विलयन का आयतन जितना होगा उसके समकक्ष होगी। ठीक, तो यहाँ पर जो M है ये क्या है, ये दरअसल आपके मूलों की ही तो संख्या है। मूलों की संख्या मतलब पदार्थ की संख्या, एवोगैड्रो नंबर जो होता था उसकी बात हो रही है। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि विलेय का जो ग्राम में भार है वो किसके जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, विलेय के अणुभार के बराबर। ठीक है, अर्थात हम M इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, WB अपॉन MB मल्टीप्लाई वॉल्यूम ml में और मल्टीप्लाई 1000 किसके लिए, लीटर के लिए। WB किसके लिए, चूँकि विलेय है और विलेय को हम क्या मानते हैं, B मानते हैं। A किसको मानते हैं, विलायक को मानते हैं। MB क्या है, MB लीटर में विलयन का आयतन है। ठीक है, M मतलब मॉलिक्यूलरिटी उसकी। ठीक है, मोलों की संख्या। V क्या है, यहाँ पर उसका आयतन है। तो इस प्रकार से जो मूलरता होती है उसका सूत्र कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर विलयन। मोल प्रति लीटर विलयन। ठीक है, अर्थात ये कह सकते हो आप कि सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बटे हो जाती है उसका अणु द्रव्यमान। इसको जरूर ध्यान रखना कि मूलरता क्या होती है, मोल प्रति लीटर विलयन होती है। मतलब किसी विलयन के मोलों की पदार्थ जो होती है वह संख्या है जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो। ठीक, ये हो जाती है आपकी
मूलरता। फिर आ जाते हैं अपन काय पे, मूललता। मूललता क्या होती है? किसी विलयन की मूललता पदार्थ के ग्रामों की वह संख्या है। वहाँ पर भी पदार्थ के मोलों की संख्या होती थी, यहाँ पर अणुओं की संख्या है जो विलयन में 1 किलोग्राम में उपस्थित हो। ध्यान रहे, वहाँ पर क्या होती थी? 1 लीटर विलयन में उपस्थित होती थी और यहाँ पर 1 किलोग्राम में उपस्थित होती है। ठीक है, और इसको दर्शाते हैं स्मॉल m से दर्शाते हैं। ठीक, तो m स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या वहाँ होती थी, यहाँ पर भी विलेय के मोलों की संख्या होगी। बस यहाँ पर लीटर में विलयन का जो आयतन होता था, यहाँ क्या हो जाएगा? विलायक का किलोग्राम में भार। अंतर बस दोनों में इतना ही है कि ये लीटर में होती है, ये काय में होती है? किलोग्राम में होती है। ये विलयन का आयतन है, ये विलायक का भार है। किलोग्राम में विलायक का भार, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी ऊपर ज्यों का त्यों है। विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट। m बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर WB अपॉन, अब यहाँ पर चूंकि ये क्या है? मोलर भार है। ठीक है, इसलिए इसको काय से दर्शाया जाएगा? किलोग्राम में विलायक है, विलायक मतलब NB यहाँ पर क्या है? NB जो है नंबर ऑफ जो है विलेय हो जाएगा। नंबर ऑफ विलेय मतलब मोलों की संख्या कितनी है, साथ में WA मतलब विलायक का भार कितना है। देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, विलेय की संख्या और WA क्या है यहाँ पर? विलायक का भार। और विलायक और विलेय मिलके क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। ठीक है, गुणित में क्या आ जाएगा? 1000। ठीक, ये सूत्र बन गया। अब इसका जो है अपन ये लिख सकते हैं कि मूललता बराबर हो जाएगी किसके? मूललता जो है मूल प्रति किलोग्राम विलयन, मूल प्रति किलोग्राम विलयन, दैट इज योर मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है। ये क्या होती थी? मोल प्रति, बस लीटर की जगह क्या हो गया? किलोग्राम, और विलयन ज्यों कहते हैं। ये हमने भी डिफरेंस बताया था दोनों में। ठीक है ना। अब लास्ट जो है वो क्या है आपका? नॉर्मलता। वैसे ये पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी देख लो इसको कि नॉर्मलता क्या होती है। किसी विलयन की जो नॉर्मलता है वो पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है, कि ग्राम जो है उसके किस प्रकार से किसी विलयन में उपस्थित होते हैं जो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हों। मतलब जो आपकी नॉर्मलता है, नॉर्मलता इसको n से दर्शाते हैं, वो हो जाएगी आपकी काय के? विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन। ठीक, अब n बराबर ये क्या हो जाएगा? विलेय का ग्राम तुल्यांक क्या माना जाता है? विलेय का ग्राम में भार माना जाता है। विलेय का ग्राम तुल्यांक मतलब विलेय का ग्राम में भार ही तो है, तो इसको अपन W से दर्शा सकते हैं। भार मतलब वेट, वेट मतलब W। और यहाँ पर जो विलयन का आयतन है ये 2 भागों से मिलके बना है। कौन कौन से भाग हैं वो? एक तो उसका क्या है? तुल्यांकी भार है, तुल्य मतलब उसके बराबर, गुणित उसका आयतन मतलब भी, वॉल्यूम, और वो भी काय में? ml में। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसके बराबर होता है। तो नॉर्मलता बराबर क्या बन जाएगा? नॉर्मलता बराबर बन जाएगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर विलयन। अब तीनों में अभी तक क्या अंतर है? मोलरता में लीटर होता है, मोललता में किलोग्राम होता है, नॉर्मलता में
ग्राम तुल्यांक होता है। बाकी सब चीज़ें एग्जैक्ट वही की वही हैं। ठीक है, इसमें क्या है आपका लीटर में दर्शाया गया है, इसको दर्शाया गया है किलो ग्राम में, और इसको काय में दर्शाया गया है ग्राम तुल्यांक में। ठीक, तो ये जो है आपका हो जाती है कौन सी चीज़ें, आपके विलेय, विलायक, नॉर्मलता, प्रतिशत, शक्ति, ये सब चीज़ें है ना। फिर आ जाती हैं एक और चीज़ पे, वो क्या है आपका मूल प्रभाज। तो मूल प्रभाज क्या होता है? मूल प्रभाज दरअसल एक ऐसा मान है विलयन में जो उपस्थित होता है, मतलब विलेय या विलायक जो भी है आपका, मतलब कुल मिला के ये दो अवयव जो हैं आपके विलेय और विलायक, इसके अणुओं की संख्या निर्भर करती है विलयन में उपस्थित जो टोटल अणुओं की संख्या है उसके अनुपात पर। मतलब ये क्या है, मूल प्रभाज दरअसल एक अनुपात है किसका, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, हम मूल प्रभाज कहते हैं। तो मूल प्रभाज वह संख्या है जो किसी विलयन में उपस्थित विलेय एवं विलायकों के ग्राम के अणुओं की संख्या और विलयन में उपस्थित पूरे ग्राम अणुओं की संख्या के बराबर या उसके अनुपात में होती है। क्या कहलाती है, मूलर प्रभाज या मूल प्रभाज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपका क्या है, यौगिक ए और बी जो हैं दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यौगिक ए और बी है, मतलब ए क्या है यहाँ पर विलेय है और बी क्या है यहाँ पर विलायक है। तो ए और बी जो हैं ये यदि किसी विलयन में विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या मान लो क्या है n है, ए व बी के लिए संख्या क्या बोली है इन्होंने, n बोली है, किसकी, विलेय की। विलेय के लिए n संख्या दी है, तो विलायक के लिए इन्होंने क्या दी है, विलायक के लिए दिया है कैपिटल N। ठीक है, तो विलेय का मूलर प्रभाज क्या होगा, मूलर प्रभाज बराबर हो जाएगा, अब मूलर प्रभाज को कैसे दर्शाते हैं, x b से दर्शाते हैं, बराबर क्या हो जाएगा n अपॉन n प्लस n। ये किसका है, एक्स बी का है। अगर हम किसका निकालें, विलायक का निकालें, ये किसका था, विलेय का। अगर हम इसी प्रकार से विलायक का निकालें तो विलायक का कैसे दर्शाएंगे, एक्स बी से, सॉरी एक्स ए से दर्शाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एन की जगह पे क्या हो जाएगा कैपिटल एन और एन प्लस एन। ठीक है, अंतर क्या है यहाँ पर, स्मॉल एन की जगह पे क्या आ गया, कैपिटल एन आ गया, बाकी तो सब एक जैसा है। अगर हमें चाहिए है क्या, इसका मूल प्रभाज चाहिए है किसका, ए और बी का, तो हम क्या करेंगे, दोनों का योग कर देंगे। तो दोनों का जब हम योग करेंगे मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी का, तो ये क्या आ जाएगा निकल के, एक का क्या था, ए का था एन अपॉन एन प्लस एन प्लस एन अपॉन एन प्लस एन, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, या फिर सबका मान जो है क्या होता है, हमेशा एक ही आता है, क्योंकि एक जैसी ये संख्याएं एक दूसरे से कैंसिल जब हो जाएंगी तो विलेय के दोनों घटक जो होते हैं विलेय व विलायक, इनका योग सदैव क्या होता है, एक होता है। तो ये क्या है, उसका मूल प्रभाज होता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, 10 ग्राम विलेय को 60 ग्राम पानी में घोलकर, तो यहाँ पर हमें दिया क्या हुआ है, दिया है विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम है। किस में घोला गया है, जल में, मतलब जल क्या है यहाँ पर, विलायक। तो विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी, विलायक की मात्रा हो जाएगी 60 ग्राम। तो ये पूछ रहे हैं विलयन में विलेय का प्रतिशत कितना है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है विलयन में
विलेय का प्रतिशत, प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। प्रतिशत का सूत्र अपन ने पढ़ा था। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या शुरुआत करेंगे, चूंकि बिलियन का भार निकाल लो सबसे पहले। तो बिलियन का भार कितना है, 60 किसका है, विलायक का है, और 10 किसका है, विलेय का है। तो ये कुल भार कितना हो गया, 70 ग्राम हो गया। अब ये जो 70 ग्राम आया है, तो बिलियन का भार अगर हमें प्रतिशत में चाहिए है तो प्रतिशत में ये क्या हो जाएगा, विलेय 10, विलायक मतलब बिलियन टोटल 70, गुणित 100% निकालना है, इसलिए प्रतिशत से कर दो। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, है ना, और 7 एकम 7, कितने बचे, 3 बचे, तो हो गए 30, 7 चौके 28, बचे 2, लगाया दशमलव, उतारा 0, फिर 7 दूनी 14, 6 बचे, 0 लगाया, तो कुल मिला के ये जो हमें यूनिट प्राप्त हो गई है, ये क्या है, इसकी प्रतिशत मात्रा है। किसकी, बिलियन का जो प्रतिशत में भार था वो कितना निकल आया, 14.2। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ का बिलियन का भार निकाला जा सकता है या उसका प्रतिशत की मात्रा निकाली जा सकती है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, मान लो 4 ग्राम NaOH की पर्याप्त मात्रा को पानी में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है, तो NaOH की मोलरता की गणना कीजिए। यहाँ क्या दिया हुआ है, 4 ग्राम NaOH की मात्रा को घोलकर, मतलब घोला किसे गया है, NaOH को। तो यहाँ पर हमारा जो विलेय है वो क्या है, NaOH है ना, और ये कितना है, 4 ग्राम है। इसको काय में घोला गया है, पानी में, मतलब यहाँ पर हमारा विलायक क्या है, यहाँ पर विलायक क्या है, जल, और जल कितना है, मतलब टोटल पानी में घोलकर विलयन जब बन जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 250 ml हो जाएगा। ये पूछ रहे हैं, ज्ञात करना है NaOH की मोलरता। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। चूँकि हमें पता है कि मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता का सूत्र होता है कि विलेय का भार बटे जो आपका विलेय का अणुभार होगा उसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, विलयन के आयतन से। मतलब हमने सूत्र पढ़ा हुआ है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणित विलयन का आयतन, वो भी काय में, लीटर में पड़ा हुआ है। तो विलेय का भार यहाँ पर कितना है, विलेय का भार दिया हुआ है 4 ग्राम, विलेय का अणुभार कितना है। अच्छा, अब ये जो NaOH है इसका हमें क्या निकालना होगा, अणुभार निकालना होगा। तो अणुभार कितना आएगा ये पता करें, देखते हैं। NaOH सोडियम है, सोडियम का कितना होता है 11, तो 11 दूनी 22, लेकिन होता कितना है 23, प्लस ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 प्लस 1 ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 1, 16 और 1 17 धन 23, कितना हो जाएगा टोटल 40। ठीक है, तो अणुभार कितना निकल आया इसका 40, तो 40 नीचे रख देंगे विलेय के अणुभार के बराबर, गुणित विलयन का आयतन कितना हुआ है हमें पहले से दिया हुआ है, टोटल विलयन का आयतन 250 ml, लेकिन हमें चाहिए काय में, लीटर में, इसलिए हम इसको 250 के कितने भाग मिल जाएंगे, 250 के 4 भाग मिलेंगे, तब जाके कितना बनेगा 1000 ml, और 1000 ml बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है। तो हमें क्या करना है, 250 को 4 भागों में बांट देंगे अगर अपन, तो ये क्या बन जाएगा 0.25 लीटर के बराबर बन जाएगा। अब क्या कर दो, बस कुछ नहीं, काट दो, 4 एकम 4, 4 धाम 40। अब 10 का जैसे ही अपन इसमें गुणा करेंगे
तो ये क्या बन जाएगा, 0.4 क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हो जाता है आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन करते हैं। मान लो यही मान जो है आपको दिया हुआ है काय में, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में हमें अगर ज्ञात करनी है क्या, उसकी मूलता और मूललता ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम उसका किस प्रकार से जो है निकालेंगे। तो मान लो ये क्वेश्चन है 80% H2SO4 की मूलता व मूललता की क्या करनी है, गणना। यदि घनत्व कितना है, घनत्व दिया हुआ है, यदि घनत्व जो है वो 1.84 ग्राम लीटर -1 है, तब हमें क्या करना है, उसकी मूलता और मूललता की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उसकी मूलता निकालेंगे। तो H2SO4 का अणुभार कितना है, H2SO4 का अणुभार हमें दिया हुआ है 98 ग्राम मोल इनवर्स। कहाँ दिया हुआ है, निकालना है 98 ग्राम मोल इनवर्स। कैसे निकालेंगे, वही H2SO4 है, हाइड्रोजन, सोलह, 2 प्लस सल्फर का 16 दूनी 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 चौके 64। तो 4 2 6 2 8 हो जाएगा और 6 और 3 9 हो जाएगा। ठीक है, सल्फर का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 16, तो 32 क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, और 2 ये है तो 2 एक होता है क्रमांक, तो 2 हो जाएगा द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का होता है 16, 4 हैं तो 16 चौके 64। ठीक, कितना आ गया, 98। ठीक है, अब इसका H2SO4 का जो भार दिया हुआ है वो कितना है, 80 ग्राम। इन्होंने बोला है 80% H2SO4 के। अब 80% H2SO4 का मतलब ही है कितना, 80 ग्राम है, क्योंकि ये 100 ग्राम में दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100/1000 बराबर क्या आ जाएगा, 0.1 लीटर। लीटर में इतना आ जाएगा विलयन का आयतन। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी मूलरता की गणना करनी है। तो कैपिटल M बराबर हम क्या निकालेंगे, इसकी मूलरता निकालेंगे। तो H2SO4 का क्या रखेंगे, H2SO4 का, ये हम क्वेश्चन अभी पहले कर चुके हैं, H2SO4 का भार हो जाएगा और H2SO4 का अणुभार हो जाएगा। H2SO4 का अणुभार गुणित क्या हो जाएगा, लीटर में विलयन का आयतन। यहाँ हमें 3 चीज़ें चाहिए हैं, H2SO4 का भार, तो ये दिया हुआ है H2SO4 का भार। हमें चाहिए H2SO4 का अणुभार, तो ये दिया हुआ है H2SO4 का अणुभार। हमें चाहिए लीटर में विलयन का आयतन, तो ये निकल आया हमारा लीटर में विलयन का आयतन। ठीक है, अब हम क्या करें, बस सूत्र में मान रख दें। तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, 80/98 गुणित 0.1। अब जैसे ये कटेगा तो 0.1 जो है ये इसको क्या कर देगा, एक शून्य इसका काट देगा और ये फिनिश कर देगा इसको। अब बचेगा क्या, 8 से अगर अपन काटेंगे तो 8 8 64, मतलब लगभग 8.16 मिलियन जो है ये क्या बचेगा, आपका मूल जो है ये क्या बचेगा, इसकी मूललता। ठीक है, मूललता
मोलरता ई की प्रतिशत ज्ञात करना था। अगर हमें क्या चाहिए, इसी प्रकार से इसकी मोललता ज्ञात करनी है। तो मोललता की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से जो हमें चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन 100 ml विलयन का हमें क्या करना पड़ेगा, भार ज्ञात करना पड़ेगा। तो 100 ml विलयन का भार ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, d मल्टीप्लाई बाय v। यहाँ पर d क्या है, यहाँ पर जो d है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में उसका घनत्व दिया हुआ है। घनत्व मतलब डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दी है, 1.84 दी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, उसके वॉल्यूम से। वॉल्यूम हमने अभी निकाला था इसका। ठीक है, वॉल्यूम कितना निकाला था, 0.1 निकाला था। तो हम जैसे ही इसको कन्वर्ट कर देंगे सूत्र में, तो ये क्या बन जाएगा, d मतलब 1.8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 100 से जैसे ही क्लियर होगा तो ये कितना बन जाएगा, 184 ग्राम बन जाएगा। अब ये जो 184 ग्राम है और हमें भार दिया हुआ है H2SO4 का भार कितना था, 80 ग्राम था, ऊपर निकाला था, क्वेश्चन में ही दिया है 80। अब हमें विलयन का भार भी ज्ञात करना है। तो विलयन में पानी का भार, विलयन में जो पानी का भार होगा वो कितना है, 184 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 104 ग्राम। अब 100 जो है 180 108 में से 180 निकल गए तो कितने बचे, 104 मल्टीप्लाई, चूँकि हमें क्या चाहिए है, बिलियन का टोटल भार कितना है, 1 लीटर, मतलब 1000 आ जाएगा। अब जैसे इसको जो है गुणा भाग करेंगे तो 104 का कितनी बार जाएगा, 0.104, मतलब 1000 का 104 में देंगे तो भागना जभागनास्ती का शून्य दशमलव लगाया और उसके बाद 104 क्लियर हो जाएंगे। तो ये लेकिन काय में है, किलोग्राम में है, यूनिट ही है वो उसकी। अब ज्ञात कर लो, अब हमारे पास सब है जो हमें सूत्र में लगाना है, तो बस ज्ञात कर दो। मोललता बराबर क्या हो जाएगी, उसकी मोललता बराबर हो जाएगी H2SO4 का भार बटे में क्या हो जाएगा, H2SO4 का अणुभार, गुणित में क्या हो जाएगा, विलायक में पानी का भार। ठीक, H2SO4 का भार कितना है, 80 ग्राम, अणुभार कितना था, 98 ग्राम। ठीक है, गुणित क्या कर दो, अभी क्या निकाला, विलायक में पानी का भार 0.104 किलोग्राम। सारी यूनिटें जब कैंसिल हो जाएंगी तो आंसर क्या निकल आएगा, 7.85 मोललता, ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मोललता जो है ज्ञात की जाती है। अब एक क्वेश्चन और है कि द्रव्यमान की दृष्टि से एक गैसीय मिश्रण में 60% N2 है, 50% O2 है और 25% CO2 है। प्रत्येक गैस के मूल की गणना करनी है। तो इन्होंने माना कि जो N2 माना जो गैस का द्रव्यमान है, माना जो गैस का द्रव्यमान है वो कितना है, 100 ग्राम है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि N2 का जो प्रतिशत है द्रव्यमान वो कितना है, 60 ग्राम है। तो 60 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो N2 के अगर हमें मोल निकालने हैं तो मोल हो जाएंगे 60/28। 28 क्यों, क्योंकि एक नाइट्रोजन मतलब 7 दूनी 14 प्लस 14, तो ये हो जाएंगे 28। तो इसको जैसे कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 2.143। इसी प्रकार से हम काय के निकाल लेंगे, O2 का द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो O2 का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 15 ग्राम दिया हुआ है। 15 ग्राम मतलब O2 के मोल जो हैं, O2 के मोल हो जाएंगे 15 बटे, अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन मतलब 8 + 8
बराबर 16 गुणित 2, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे 32। जैसे ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा 0.469। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है कितना 25 ग्राम, 25 ग्राम। तो इसके मूल की संख्या कितनी हो जाएगी 25 बटे कार्बन मतलब 6 दूनी 12 प्लस 32, कार्बन 16 दूनी 32, 32 और 12 कितने हो जाएंगे 44। ये कटपिट के कितना आ जाएगा 0.568 आ जाएगा। अब N2 के अगर हमें प्रभाज निकालने हैं, ये तो हमने सिर्फ डाटा निकाल लिया। अब अगर हमें N2 के प्रभाज निकालने हैं तो हम क्या करेंगे N2 के मूल बटे कुल मूल। तो N2 के मूल कितने हैं और कुल मूल कितने हैं। N2 के मूल हैं हमारे यहाँ पर 2.143 और कुल मूल कितने हो गए। तो कुल मूल की गणना हम यहाँ पर कर लें कि 2.143 0.469 और 0.568, तीनों की गणना कर लें तो 9 3 12 और 8 20 का 0 है ना, हासिलाई 1 और 4 6 10 और 6 16 और 1 17 की 7 हासिलाई 1, 5 और 1 6 4 10 और 1 11 की 1 हासिलाई 1, 3.17 0, 3.17 को हम क्या मान लें 3.18 मान लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 3.18। अब जैसे ये एक दूसरे से कैंसिल होगा तो आंसर क्या निकल के आएगा 0.674। ये किसका N2 के प्रभाज हो गए। इसी प्रकार से अगर हमें O2 के मूल प्रभाज निकालने हैं तो हम ये सूत्र फिर रखेंगे कि O2 के मूल बटे कुल मूल। O2 के मूल कितने दिए हुए थे, O2 के मूल थे 0.469 बटे कुल मूल कितने आए थे 3.18। दोनों कैंसिल होंगे तो ये बचेगा 0.147। ये ऑक्सीजन के मूल आ गए। अब हमें काय के निकालने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मूल निकालने हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मूल वही सूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड के मूल बटे में क्या हो जाएंगे कुल मूल। कार्बन डाइऑक्साइड के मूल निकालने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड के मूल कितने थे, कार्बन डाइऑक्साइड के मूल थे 0.568 अपॉन में क्या आ जाएगा 3.18 और जैसे ये कैंसिल होगा तो बचेगा 0.179। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि द्रव्यमान की दृष्टि से एक गैस मिश्रण है जिसमें 60% नाइट्रोजन है, 15% ऑक्सीजन है और 25% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो प्रत्येक गैस का जो मूल प्रभाज है उसकी गणना करनी थी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के जो मूल प्रभाज आ गए वो आ गए 0.674, ऑक्सीजन के मूल प्रभाज आ गए 0.147 और कार्बन डाइऑक्साइड के जो मूल थे वो आ गए जो है 0.179। सो इस दृष्टि से जो है हम किसी भी गैस के द्रव्यमान में जो उसके गैसीय मिश्रण हैं उनके क्या ज्ञात कर सकते हैं, मूलों की गणना कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। थैंक यू।